बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। दुआ भी यही है अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आजकल पता नहीं सुबह सुबह उठे तो दिल नहीं करता उठने को, और थोड़ा सा दफ्तर आने को भी दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि उठना होता है, दफ्तर आना होता है, तो फिर आप जी जब ये देखते हैं कि अच्छा अब मार्जिन नहीं है, थोड़ा सा हीले बहाने करने का टाइम तो हो गया, फिर दौड़ लग जाती है। कोशिश ये कीजिए वक्त पे अपने काम कीजिए अगर अच्छा नतीजा चाहते हैं। टाइम की पाबंदी आपको अच्छा इंसान तो बनाती है, नो डाउट आपकी पर्सनालिटी में एक अलहदा से वो चीज़ नज़र आती है, लेकिन कामयाबी की ज़मानत भी बनती है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ख़बरों से, और इसके बाद जी 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्मॉग आज शहर में बहुत ज़्यादा है, कल पहला नंबर था, आज तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर गए, क्योंकि आज एक्चुअली ना सिर्फ नज़र आ रही बल्कि बहुत ज़्यादा फील भी हो रही है मुझे स्टूडियो में बैठ के भी, क्योंकि तकरीबन कोई 40 मिनट का जो मैं सफ़र करके आई हूँ, उसके बाद से अभी तक स्टिल मुझे गले में जो है हल्की फुल्की दर्द सी हो रही है। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं, फिर बाकी खबरें भी डिस्कस करेंगे। स्मॉग की सूरत हाल भी है। आज की लीड स्टोरी है बिजली बिल में ताख़ीर पर 10% सरचार्ज आयद, बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी तब्दील। खबरों की तफसीलात की तरफ आना है हमारी सीनियर रिपोर्टर आमिर रज़ा खान और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। दफ्तर आने का दिल करता है बहुत आराम से? नहीं, दफ्तर तो आने का दिल करता है, वो तो खैर ऐसी कोई सूरत हाल कभी ज़िंदगी में पैदा नहीं हुई, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि बाहर का मौसम है, इस मौसम में ज़रा मौसम तब्दील हो रहा है, तो जिस्म जो है वो कहता है नहीं भाई अभी और आराम कर लो। मैं 3 अलार्म लगाती हूँ आजकल, मेरे साथ ही हो रहा है। अच्छा, हाँ, एक बंद करती हूँ, दूसरा बंद करती हूँ, ऐसे ही है, तीसरे में बस नहीं, घर वालों ने मुझे रखा हुआ है अलार्म के तौर पे उठाने के लिए। सही है, बस सही बात है, जब वो आमना को या उसको उठाना होता है मिसेज को, तो मेरी ही ड्यूटी है ये। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आ जाते हैं दफ्तर, आप भी आ गए, हम भी, वकास साहब भी आ गए, सारे लोग हम आ गए, और यही ज़िंदगी है, यही सिलसिला चलते रहेंगे। और बहार है, और इस बहार में अगर आपका जो जिस्म है वह ज़्यादा आराम मांगता है, तो इसका अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा, देखें अब देखें रात कितनी जल्दी पड़ जाती है जी, ताकि आप ज़्यादा आराम कर सकें। दिन कितनी देर से आता है, यानी अब 5:30 बजे जमात हो रही है फजर की, ऐसे ही है। उसके बाद कहीं धूप निकलनी है जाके 6 बजे के करीब, तो आप देखिए आपके पास अल्लाह ताला ने आपको 10-12 घंटे दिए हैं आराम के लिए, ऐसे ही। और मैं अभी एक सूरत पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने दिन को काम के लिए बनाया और रात को पर्दापोशी के लिए, यानी पर्दापोशी से मुराद है कि आप आराम कर सकें। बिल्कुल। तो अभी मगरब जो है आपकी कहाँ पे आ गई, 5:30-31 पे आ गई, और आपका दिन जो फजर है तो 12 घंटे पूरे बनते हैं, ऐसे ही। बिल्कुल, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। आमिर भाई ने तो बाहर कह दिया, लेकिन इस बाहर में जो स्मॉग है ना, उसकी तरफ भी आना है। पहली खबर आज है जी, बिजली बिल में ताख़ीर पर 10% सरचार्ज, बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी तब्दील। वकास अहमद। हमने पिछले 5-6 महीने में हम देखें लेस्को के हवाले से या वापडा के हवाले से जितनी भी खबरें हम डिस्कस करते हैं, इशू डिस्कस करते हैं, उनका एक ही मरकज़ होता है कि हमने पब्लिक से पैसे निकलवाने कैसे हैं। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ख़बर चल रही थी कि जो ये इन्होंने ग्रीन मीटर्स लगाए हैं, और ये जो अभी वो जो नए डिजिटल मीटर्स लेके आ रहे हैं, उसमें कोई लूप होल है और उससे बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है। तो मैं देख रहा था कि अगर सारा कुछ करने के बाद भी अल्टरनेटली जो सारफ है वो बुरा है, तो अगर आप ये समझते हैं, गवर्नमेंट भी ये समझती है और आप भी ये समझते हैं कि पब्लिक को बिजली के बिलों की अदायगी में इश्यूज़ हैं फाइनेंशियली, और आप किसी ना किसी तरह से कभी यूनिट आगे पीछे करके उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो एक सहूलत लोगों के पास ये थी कि यार नेक्स्ट मंथ में ऐड करके लोग तो जो लेट फीस थी वो पे कर देते थे। उन्होंने सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लेट हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक मौका है पैसे बनाने का, क्योंकि लेट फीस जो ऑलरेडी है वो तो एक फ़िक्स अमाउंट है, उससे तो गुजारा नहीं होगा। तो अब बिल की अमाउंट पे मेरा ख्याल है वो परसेंटेज ने रख दी है, तो अब जितना ज़्यादा बिल होगा, जितने लेट होगा, उतने आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से इस आवाम को ना इससे जितना हो सकता है वो निकाल लिया जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है, डिपार्टमेंट ये रियलाइज़ करते हैं यार कि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा सेगमेंट है जो वाकई फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, यार अगर वो महीने में अगर उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं तो उसको फैसिलिटेट कर दें। तो इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है ना कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने देना नहीं है। जिन लोगों को ये ज़्यादा फिक्र हो रही है ना, हम जैसों को, उन्होंने बिल देना ही देना होता है।
जिन लोगों ने नहीं देना होता है उनको ना 10% से चार्ज से फ़र्क है, ना 100,000 यूनिट से फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने मैनेज की हुई हैं चीज़ें। जी ठीक है, तो पता नहीं, मेरा ख्याल है वो टारगेट अचीव करना चाह रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने कैसे हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं देखते कि वो पैसे आने कैसे हैं। ठीक है, जो अपने उनके लूप होल्स हैं अगर वो कवर कर ले तो मेरा ख्याल इस तरह के उनको स्टेप करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। और वो अपने लूप होल वो कवर करते नहीं है। कहाँ गया वो ओवर बिलिंग वाला इशू? कभी उन्होंने कहा है हम आपको बिल पे लिखा है, अब हम आपको यकीन दिलाते हैं ओवर बिलिंग नहीं होगी। आप बिलों पे वैसे हर चीज़ की धमकी मेज़ ऊपर वो तहरीर लिख देते हैं, अगर आपने ये ना किया तो ऐसे हो जाएगा, बिल ही काट देंगे। बिल्कुल सही बात तो है। ये कभी लिखा है? आमिर भाई ये बात तो इसकी बिल्कुल इत्फाक करता हूँ कि ये जुल्म है। पहली तो बात ये है कि पहले भी सरचार्ज ही था, पहले भी कोई और भी परसेंटेज पे था, पहले 5% पे जो था, आयद किए जा रहे हैं वो 5% पे था जुर्माना जो आयद किया जाता था। अब उन्होंने उसको 10% कर दिया है। जुल्म की इंतहा ये है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेस्को वाले लोग इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि किस तरह से अवाम के खून चोरा जाए, वो ढूंढते रहते हैं ये काम। जुल्म की इंतहा ये है कि आप बिल की आखिरी तारीख से एक चंद घंटे पहले बिल फेंक के जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। अब मेरे जैसा बंदा जिसकी फैमिली भी काम करती है, चले जाते हैं, हम शाम को जाके पता चलता है रात को कि यार बिल आया तो सुबह भाई समटाइम मिसप्लेस हो जाता है, सुबह आपकी पे करना है। हाँ। अच्छा, कोई हमें पता नहीं है। पहले आपने ये कहा जी कि ये जो मीटर घरों पे लगे हैं ये बिजली चोरी करवाते हैं, आप इनको खंभों पे लगा दें। अच्छा जी, आपने खंभों पे लगा दिए, तब भी आप सारफ पे डाल रहे हैं। आप बिजली चोरी आपका महकमे के लोग करवाते हैं, डालते आप सारफ पे हैं। ऐसे ही है। ये बात इसने बिल्कुल सही कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप बिजली चोरी नहीं होगी या नहीं हो रही, वो भी होती है। ये कल जब मैंने खबर देखी तो मैंने कहा यार ये जुल्म है, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में चंद घंटे पहले बिल आता है। हम इंतज़ार करते रहते हैं 9 तारीख आखिरी होएगी तो 8 की शाम को फेंक के जाएगा वो, ताकि अगर आपको सुबह अगर आप मिस कर जाएं, गाड़ी के नीचे पड़ा हो या कहीं गमले में रखा गिरा मिला हो, तो आपको सरचार्ज देना ही देना है। ऐसे ही बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये लेस्को को पहले अपने मामला ठीक करने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिसके नाम पर मीटर है, रीडर उसके नाम की रीडिंग भेजे। ये होता था, ये बंद किया हुआ सिलसिला। मुझे नहीं समझ आती क्यों सिलसिला बंद हुआ, शायद इसमें भी कोई घपला है। क्योंकि मीटर रीडर आपको एक SMS करता था कि आपकी मैंने रीडिंग आज ले ली है, सही, ये आपकी रीडिंग आई है, ठीक, ताकि मैं मैच कर लेता था पिछले बिल के साथ इस बिल में, और जो नया बिल आएगा मुझे उसमें ये रीडिंग कहाँ पे होगी। सही। तो ये सिलसिला क्यों बंद किया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आई अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामला जो हैं बिल के हवाले से वो लेस्को के दुरुस्त करने वाले हैं, लेस्को को ही दुरुस्त करने वाला है। मैं तो कहता हूँ इसको प्राइवेटाइज करें। दुरुस्त किसने करना है ये बता दें। गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज करें। मैं तो गवर्नमेंट तो चाहती है इसको प्राइवेटाइज करना। इसमें बहुत सारी स्कीमें बन रही हैं, लेस्को वालों अभी होश में ना आए तो कोई प्राइवेट मालिक आकर आपको होश दिलवाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग जो इस वक्त चोरी कर रहे हैं लोगों के घरों की बिजली, आप चोरी करते हैं, हम पर डालते हैं बिल, वो आपको समझ आएगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये 80-80 लाख रुपए 90-90 लाख रुपए पे जो मुलाजिम रखे हुए हैं, ये कहाँ से पैसा आता है इतना? सही बात है। और ये पैसा आकर फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है? मुलाजिमों को इस तनख्वाह के अलावा जो पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलते हैं वो अलग है, वो अलग है। तो फिर ये चोर बाजारी जो है इसको ख़त्म करे, प्राइवेटाइज करे, ताकि गवर्नमेंट को एक दफ़ा से पैसा मिले। जो आएगा उससे हम जाने वो जाने, प्राइवेट होएगा तो वो अच्छी सर्विस देगा। अभी के लिए जो किया गया ना आम सारिफ के साथ, जरा बहुत आसान अल्फाज में बता दें ताकि लोग थोड़े से एक्टिव रहें कि उनके साथ होने की अभी तो ये किया है कि इन्होंने पहले 5% था। अगर आपको 100 रुपये बिल आया जमा करा रहे हैं, 100 रुपये बिल आया, तो अगर आप एक दिन भी लेट होते तो आपको 5 रुपये उसके ऊपर डाल देने। 5% का मतलब ये था, लेकिन अब 5 नहीं, अब 10 रुपये डालेंगे अगर आप 3 दिन से ज़्यादा लेट होते हैं। 3 दिन में तो 5 रुपये रखा उन्होंने। और मेहरबानी ये की कि अगर गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है 3 दिन के लिए कि आप बिल लेट फीस जाके आप करवा लें उसको कि मैं जमा नहीं करवा सकता, 3 दिन की रिलैक्सेशन है, उसमें भी आपको 5% देना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म है। जो लोग, बिल्कुल इसने भाई ने सही बात की थी, जिनको बिल ऐसी तरीक़ों में आते हैं जहाँ अभी तनख्वाह भी नहीं आती। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनको 27 को 28 को बिल आता है। सही बात है, क्या करें बोलो। मेरे घर में 8 को आता है, मुझे पता है, 8 को 7 को 8 को आएगा बिल। जिनके 26-27 को आता है उनकी यकम तक तो तनख्वाह ही नहीं आई। लोगों के हैंड टू माउथ इस तरह से है कि एक तनख्वाह आती है तो अगली तनख्वाह के लिए बेचारे पैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। और उसमें से अगर चंद रुपए अजाफी खर्च हो जाएं तो बिल तो गया, ऐसे उनकी कैलकुलेशन चली गई। मैंने अब देखा है लोग निकल कर खंभों पर रोशनियां डाल के मीटर चेक कर रहे होते हैं।
ऐसे रीडिंग चेक कर रहे तो हैं। लोगों के लिए ये बात परेशानी बल्कि की एक है घर ना। को तो मैं जानता हूँ जो जिनको शायद किसी मेहमान के आने का पता ना हो, लेकिन उन्होंने हर वक्त नज़र रखी होती है कि मीटर रीडर आया है कि नहीं है, और फिर बाकायदा वो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि रीडिंग आज चली गई, ये रीडिंग आई जी मेरी, ये रीडिंग आई, ये रीडिंग आई। तो ये मामला जो है ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा काफ़ी एक्सपीरियंस है मीटर रीडर का। ये अब ये ना अभी इससे एक रेलिवेंट मिलती जुलती खबर है। आप सियालकोट मोटर पे सफ़र कर रहे हैं तो एम टैप के बगैर आपको अलाउ नहीं करते, इवन आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं। अच्छा चलें, ये तो समझ आ गई कि उन्होंने एम टैप के गुजरने नहीं देना। उन्होंने एक साथ बिल बोर्ड लगाया हुआ जिसके ऊपर लिखा है कि अगर एम टैग लगाया हुआ है और आपका बैलेंस लो हुआ तो आपको अजाफी टूल चार्ज किया जाएगा। अच्छा, तो ये कहानियाँ जो है ना लेस्को वाली, ये आपको जगह जगह नज़र आती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में ना वो अगर हम ये कहें ना कि लेस्को खुद से कर रहा है या कोई एक अदारा खुद से कर रहा है तो ये झूठ है। ये लोगों को सिर्फ फ्रेब में मुब्तला किया हुआ है। ये जो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं ना, उन सब को पता है कि पब्लिक से पैसा निकलवाना कैसे यानी है। ये सिर्फ पैसे बनाने की मंशा पैसे है, निकल अवाम की रहे जेब हैं से ना, पैसे निकलवाने मतलब के ये लिए इतना है। बड़ा इशू है यार। अगर इतने सालों से अगर ये एक सिस्टम ये चल रहा है कि अगर मैं इस महीने का बिल नहीं दे रहा तो अगले महीने अगर मैं इकट्ठा करता हूँ तो मुझे लेट फीस पड़ गई, ठीक है, तो इसमें कोई इशू है? यहाँ तो लेस्को कहने कि भाई हमारे सारे काम ठीक हो गए हैं, बस हमें टाइम पे बस पेमेंट नहीं आ उन्होंने ना रही। बस अपने तमाम खमियाजे आवाम से भुगतने की कसम खा ली है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर हमारे पास क्या है जी। घर घर अद्वियात पहुंचाने वाली कंपनी को 20 करोड़ रुपए का बिल नहीं मिल सका। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने रवां बरस मई में टीबी, हेपेटाइटिस, इमराज कल्ब के अद्वियात घर पहुंचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया था। आमिर भाई, मेरा ख्याल है ये तो बड़ी इसको क्या कहना चाहिए कि बड़ी अलार्मिंग सी खबर है जो घर घर जाना, और सिर्फ 20 करोड़ रुपया। ये मेरा ख्याल है मरियम जो गवर्नमेंट के लिए उनके लिए अगर क्या 800 रुपये वाला जो सूट पहनती हैं अज़मा बुखारी के मुताबिक, वो ना पहने तो कितने सूट ना पहने तो कितने पैसे आ जाएंगे? हर रोज़ नया होता है, 800 रुपये का ही लगा आपने लें, ये भी ध्यान रखा हुआ। हर रोज़ नया होता है। हाँ, रंग रिपीट भी नहीं करती। कहें तो मैं तस्वीरें भेज नहीं नहीं दूंगा। मुझे पता है, रिपीट भी नहीं करती। अज़मा बुखारी साहब ने जो सच बोला था 800 रुपये वाला, वो आप बिल्कुल ज्यादा फॉलो करते मेरे हैं, ख्याल इसलिए है आपको ज्यादा आप सिर्फ बेहतर पता 800 कहा करें, रुपये ना कहा करें। नहीं 800 रुपये उन्होंने कहा अज़मा बुखारी, तो मैंने क्या कहा भाई। लेकिन ये 20 करोड़ रुपया जो है, ये एक ऐसी कंपनी को जिसने ये जिम्मेदारी ली कि वो घर घर अद्वियात पहुँचाएगी और पहुँचा रही है। खबर में खुश आइंद चीज़ ये थी कि इस कंपनी ने शुक्र अल्लाह ताला का कि बाइकआउट नहीं किया अभी तक। लेकिन क्या करेगी कंपनी, वो बैठ जाएगी कि 20 करोड़ रुपये से ये जब बिल 30 करोड़ रुपये जाएगा या 40 पे जाएगा तो कंपनी क्या इतना सारा बर्दाश्त कर पाएगी? तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, जहाँ इतने अल्ले तलल्लों पे खर्च कर रही है, जहाँ आप बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये कह रहे हैं कि जी हम घर दे रहे हैं अपना, मैं उसको लल्ले तलल्ले नहीं कहता, वो चले ज़रूरत है, दें किसान कार्ड दें, घर दें, ट्रैक्टर स्कीम लाएं, सोलर स्कीम लाएं। सोलर स्कीम का वैसे क्या बना उसका मुझे पता नहीं चला। घर स्कीम का भी फिलहाल कुछ नहीं बना, इसका घर वाली स्कीम का भी फिलहाल उसकी भी कोई कुरानदाजी कहते कसूर में किसी की निकली। अच्छा चले वो ठीक है, लेकिन मरियम बीबी आपको ये जो अद्वियात वाला मामला ना, या तो आप इसको करती ना, अगर किया है तो फिर उसको निभाएं। और 20 करोड़ रुपये कोई मेरा नहीं ख्याल पंजाब गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी रकम है जिसका देना ना देना जो है वो इनके लिए मसला होगा। ये तो आपके जुम्बिश कलम से जो है 20 करोड़ रुपये एकदम से निकलेगा तो डिपॉजिट हो जाएगा उस कंपनी के अकाउंट में, लेकिन उन लाखों हज़ारों लोगों की जो जान है वो बच जाएगी। इसमें आप ज़रा चेक करें कि किन किन के जो अमराज हैं, उनमें हेपेटाइटिस है, दिल के अमराज हैं, तो ऐसे मरीज़ों को क्रॉनिक डिजीज़ है और उनके रेगुलर मेडिसिन दवाई नहीं रुक सकती, दवाई रुक नहीं सकती, नहीं रुक सकती है। तो चले आप ये मेहरबानी करें, इस दफ़ा रमज़ान में घर घर आटा ना दीजिएगा। ये अद्वियात तो घर घर पहुंचाने का जो जिम्मा जिस कंपनी ने लिया है उसका बिल क्लियर कर देगा। बिल्कुल, और अगर ये ना हो तो आप ये देख लें कि कंपनी की मेहरबानी है कि वो अभी तक काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों को परेशानी 20 करोड़ रुपए का वो कब सारा बर्दाश्त करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ रोजाना, अच्छा ये अद्वियात तो रोजाना जाती है ना, तो 20 करोड़ में आप समझे कि प्लस होता चला जाएगा जितने दिन गुजरते जाएंगे। अगर आप ये 20 करोड़ पे कर देंगे तो वो फिर अद्वियात का आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, म्यार भी। जब आप ही पैसे नहीं दे रहे होंगे तो आप क्या चेक करेंगे कि लोगों को आप फॉलो अप नहीं ले सकेंगे। आपने तो कंपनी को भी यारो मददगार छोड़ दिया। वकास अहमद, इस खबर में ना दो चीज़ें ना बड़ी अहम है। ब्यूरोक्रेसी फिर काम खा गई, ब्यूरोक्रेसी की रवायती संगीन लापरवाही। आई एम मोर देन 100% श्योर इसी ब्यूरोक्रेसी ने CM साहिबा को बताया होगा कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है,
ये नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, छोड़ दें इसकी जान, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेना था। मैंने जिस दिन ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था उस दिन भी यही कहा था, ये गलत है। ये पहले भी हेपेटाइटिस के नहीं मरीजों की दवाइयां नहीं, मेरी इवन कैंसर गुजारिश सुन लें, दिल के पेशेंट्स की गुजारिश दो का तो गुजारिश confirm सुन पता है। लें, दिल गुजारिश के ये patients है, गुजारिश सिर्फ ये है, आप एक कोरियर कंपनी को 20 करोड़ पे या हमें अभी तक ये ब्रेकडाउन तो नहीं पता ना कि मंथली कितना वो डिलीवर करता है, उसके कितने चार्जेस बनते हैं, ये तो सिर्फ फिगर्स दिया हुआ है ना, 20-30, चलो ये एक फिगर आ गया हमारे सामने 20 करोड़, कहाँ पूरे पंजाब में पहुँचाती होंगी। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि इसी 20 करोड़ के इवज़ आप जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट्स मुख्तलिफ शहरों में तहसील हेडकोार्टर्स में मौजूद हैं वहाँ तक अगर अद्वियात पहुँचा दें तो क्या ये बेहतर नहीं था? नहीं आमिर भाई, अच्छा एक सेकंड आमिर भाई, मसला ये मैं देखो आपका मसला मैं इस पे रिकॉर्ड रखना, वहाँ से दवाइयां गायब होना। रिकॉर्ड नहीं बच्चे, ये जितने मरीज थे ये पर्सनली जाके लाइनों में लगते थे। हाँ, मैं आपको पीआईसी का सिर्फ बता देता हूँ। पीआईसी में मेरे एक जानने वाले बेचारे अद्वियात लेने जाते थे और वो जिस दिन वो जाते थे वो दफ्तर नहीं आ पाते थे। वो कहते जी मैंने आज अद्वियात लेने जाना, मुझे छुट्टी दे दें, मेरी बात मुझे छुट्टी दे दें। आप जो कह रहे हो ना कि वो वहां से जाके मरीज जाके दवाइयां गायब, वहाँ तो कोई पैनाडोल नहीं छोड़ता वकास, ये महंगी दवाइयां ये घर घर पहुंचने दें। कहाँ पे नहीं छोड़ता? ये बीजेडयू की बात, जो बेसिक हेल्थ यूनिट की बात आप कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं मौजूद, क्या बंद कर दें? अमला मौजूद नहीं होता, वो तो बंद करना ही बेहतर है। क्या हम बंद कर दें? वहाँ ये महंगी दवाइयां पहुंच गई तो बस मैं बताता हूँ, मैं जो जिंदगी बचाने वाले अद्वियात सरकारी हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो रही हैं ना, आपने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम चलाना है ना जो आपके डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, उस पर पैसे भी आप लगा रहे हैं। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, लेकिन ये घर में पहुंचना ज्यादा बेहतर है। आपने ये मैं नहीं करता हूँ, ये फिजिबल नहीं है इस मुल्क में। मैं एक शख्स को जानता हूँ, हूँ, ये फिजिबल नहीं है। उसकी वजह ये है, आप कह रहे हैं ना कि आमिर भाई अभी कह रहे थे कि जी पीआईसी में लोग खड़े होते हैं, वो इसलिए खड़े होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हार्ट के यूनिट्स हैं, आपने अद्वियात वहां पे दी नहीं है। नहीं वो वहां पे भी थी उस वक्त भाई। लाहौर के मरीजों को दिल की अद्वियात सिर्फ पीआईसी से मिलती है। आमिर भाई मैं वहां जब ये डेट आती थी ना, जब डेट आती थी, मैं आपसे ये मैं एक प्रपोजल देता हूँ आपको, मैं आपको प्रपोजल देता हूँ। दे मरियम को दे, हमें क्या देने का? आमिर भाई उस तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है, फॉलो भी बहुत ज्यादा करते हैं। इतना भी क्लोज नहीं है देखिए इस लाहौर में कोई 1.25 करोड़ की आबादी है, उनके लिए एक सेंटर था जहाँ से आपने, एक काउंटर था, एक लाइन से जहाँ से आपने आगे मेडिसिन लेनी थी। जब आप पेशेंट आता है, आपके पास रिकॉर्ड है वो कहाँ से आया है, उसको कौन सा, वो किस एरिया का रहने वाला है, लाहौर का, लाहौर से बाहर है। आप डिवाइड कर लें शहर को 4-5 बड़े स्पॉट में डिवाइड कर लें, एक पीआईसी में आपका काउंटर बना दें, एक कोट ख्वाजा साहिब में बना दें, रायगंज में बना दें, आपके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है कि यार इतने पेशेंट ये फलां जगह से आ रहे हैं। तो क्या ये फिजिबल नहीं है कि कोट ख्वाजा साहिब में एक काउंटर हो, जो वहाँ के सराउंडिंग के बाद जो पेशेंट हैं वो जाएं और अपनी मेडिसिन वहाँ से लेके आ जाए, जो रायगंज से उठ के पीआईसी आता है वो वहाँ से आ जाए। लेकिन यकीन माने वकास, ये भी मैं ना आप गरीब आदमी पे रक्षा कराएगा, जाएगा, हार्ट का पेशेंट होएगा, बड़ा मसला है। आज मरीज वहां पे खुद आए दवाई लेने के लिए, मरीज के अलावा किसी को 1 महीना 2 महीने 3 महीने इसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद है, ये नहीं चलना। आप बात चले मान लेते हैं आपकी बात भी, लेकिन फिलहाल चल रहा है 6 महीने भी अगर दवाई मान देना, क्योंकि जिन जगहों पर ये दवाइयां प्रोवाइड की जाएंगी वहां से कहाँ गायब होती हैं दवाइयां, इस पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होगा। आपको नहीं समझ आई वो तो, आप अस्पतालों में दवाइयां फ्री नहीं मिलती हैं जो वहां पे पहुंचाई मेडिकल स्टोरों से मिल जाती हैं। हाँ वही तो कह रही, वो किधर चली जाती है। मतलब है कि आप वो ठीक करने के बजाय ये यहाँ कुछ नहीं ठीक हो सकता, यहाँ घर ही पहुंच जाए वही बेहतर है। ये घर पहुंच जाए, ये तरीका भाई ये नहीं, ये तरीका ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। वेलकम बैक वंस अगेन। लें जी, हमने आना है जी अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है, शहर लाहौर पर स्मॉग ही स्मॉग है, गले नाक आंखों की बीमारियां। आज आप यकीन माने सुबह से मैंने इतना पानी पी लिया है कि शायद मैं पूरे दिन में इतना पानी पीती हूँ। ये 2 घंटे दफ्तर आए हुए हो गए हैं और मैंने, क्योंकि बार बार गले में खराश महसूस हो रही है। आमिर भाई अच्छी टिप दे दी आपने लोगों को कि पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं इन दिनों में। दूसरा, स्मोक आती है तो हमें होश आता है। आज स्मोक से 10 दिन पहले 15 दिन पहले हम शुरू हुए। जस्टिस शाहिद करीम पिछले 2 साल से इस पर बात कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
आप हम इस वक्त इंडस्ट्रियल स्टेट में बैठे हुए हैं, कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट में। आप इसमें शाम को मेरे साथ चलें, जब ये फैक्ट्रियों की बसें निकलती हैं ना, उनका धुआं देखें, जो ट्रक जो लोडर निकलते हैं उनका धुआं देखें। मुझे बताएं कि ये एक खबर रोजाना आती है, इतनी कार्रवाइयाँ की गई, इतना कहाँ कार्रवाई की गई? अब तो आपने स्मोक के लिए लाहौर में कोई कार्रवाई नहीं की है, ये मान जाएं। कितने भट्टे हैं जो लाहौर के सराउंडिंग्स में हैं जिन पर आपने जिग जैग लगवा लिया, नहीं लगवा पाए। जैसे शाहिद करीम बेचारे हर हफ्ते लेके बैठे होते हैं इस मामले को, ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे वो करते हैं। अच्छा, आपने कितने दरख्त लगाए, किसी को कुछ पता नहीं है। आपने जो ड्रेनेज नाले हैं उनके गिर्द तजावजात को कितना ख़त्म किया, कुछ नहीं किया। जो आप तो रेडियां खुद लगवा रहे हैं। हमें तो ये चाहिए था कि आप ट्रैफिक खुलवाते, ताकि गाड़ी अगर खड़ी नहीं होगी, चलती रहेगी तो चले मंजिल पे पहुंच जाएगी, उतना ही धुआं होएगा जितना वो 5 मिनट खड़ी होकर ट्रैफिक में फंस के 5 मिनट आधा घंटा वो मजीद धुआं निकालेगी और शहर के अंदर फैलेगा। किसी ने स्मोक के बारे में कभी कोई सॉलिड काम किया ही नहीं है। आप ये बंद रोड के साथ साथ चले जाएं, कूड़े को आग वहाँ लगी होती है। कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो, ये मेरा ख्याल है आप अगर सियालकोट की तरफ जाएं तो आप बंद रोड से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते? नहीं, अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया। अब बेहतर हो गया। वहाँ कूड़े को आग लगी होती है। अच्छा, वहाँ पे जितनी फर्नेसेस हैं बंद रोड के ऊपर वो चल रही हैं, दिन को नहीं चलेंगी, रात को चलेंगी। आपके लोग मिली भगत करते हैं। मुझे याद है बेनज़ीर साहबा के पहले दौर में वज़ीर माहौलियात हुआ करते थे आसिफ अली जरदारी, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं। वो एक कानून लेके आए थे कि जितनी चिमनियाँ हैं इनके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन का सिस्टम लगेगा। उसका ये था कि वो जितना आपका धुआं मुज़र सेहत है वो फिल्टर होगा, चाहे वो फैक्ट्री का है चाहे वो भट्टे का है। आज तक कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट के साथ, वफाकी गवर्नमेंट के साथ उनका वो है, क्या नाम है इस वक्त, अलहाक भी है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये इस पर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी तो हमारी आपने सदर पाकिस्तान को एक तजवीज़ दे दी, एंटी स्मोक सदर पाकिस्तान को नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो उस वक्त उन्होंने वो लेके आए थे वो सिस्टम कि तमाम चिमनियाँ जितनी हैं करा रहे हैं दोबारा से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ मरियम औरंगजेब है ना जी अभी पंजाब एंटी स्मोक स्क्वाड उन्होंने कल तश्कील दे दी है, और क्या चाहिए उससे क्या होगा? एंटी स्मोक स्क्वाड अच्छा क्या करेगा? कल बताया भी है कि बारिश भी अगर मसनूई कराती है ना सीएम वो बारिश मसनूई करा लें, कितने दिन कराएंगे और कैसे कराएंगे? 40% बादल चाहिए उसके लिए, सीडिंग के लिए ना। फिर एक वो आया था पिछले जब निगरान गवर्नमेंट थी कि टावर्स बनाए जाएंगे, चाइना से आएंगे टावर्स बनेंगे जो स्मोक को खींच लिया करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लाहौर में जहाँ ज़्यादा स्मोक होती है उसको खींच। लेकिन इसका पायदार हल क्या है? पायदार हल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर के पहले दौर में लेके आए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पहले दौर में वो लेके आए थे, और पूरी दुनिया में वो राइज है। धुआं जो है वो फिल्टर होके जाता है, इसी तरह दरियाओं में जो पानी जाता है वो फिल्टर होके जाता है। इस पर काम करें मरियम औरंगज़ेब साहबा और मरियम नवाज साहबा, दो मरियम मिली हुई हैं, इस पर काम करें। ये स्क्वाड बनाने से आप 50 स्क्वाड बना लें, 1000 स्क्वाड बना लें, दिहाड़ीबाजी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। सॉलिड काम करे, खुदारा सॉलिड काम। फिलहाल अगर आज की सूरत हाल देखें ना तो आज पूरे शहर में कल से ज्यादा स्मॉग है, कल और ज्यादा है। हाँ सही कह रहे हैं आप, हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ेगी क्योंकि आपकी गाड़ियाँ उस तरह ही धुआं छोड़ रही हैं। लेकिन उसके ऑल्टरनेट में हमें कोई मुतबादिल, ये स्क्वाड मरियम औरंगजेब साहिबा सिर्फ एक फीता काट रही है वो नजर आ रहा है। वकास ये जो स्क्वाड बनाया है क्या, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है? पता नहीं क्या, डीजल गाड़ियों का है ना, मैं तो समझना चाह रही हूँ सरकारी डीजल गाड़ियों का है। और अमर भाई ने बात की ना, जब यहाँ से बसें निकलती हैं फैक्ट्रियों की, तो वो अमर भाई बेचारे लॉस में जा रहे हैं। कोई फैक्ट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो 60 की दहाई की बस जो है उसको इलेक्ट्रिक बस पे ले आएँ। तो वो क्या करें बेचारे, उनके पास वो 65 सन की बस है जो डीजल पे चलती है, जिसके ना कोई शीशे हैं, सिर्फ धुआं ही धुआं होता है उसका। तो ये ना, ये जहर ना हम निगल चुके हैं, ये स्मोक वाला है। अब ये बंदा कहे ना हम इससे बच जाए, वो तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये एक बड़ा संजीदा लॉन्ग टर्म प्लान होगा बहुत ना। खतरनाक है वकास। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, हम सबसे पहले हमें ये सोचना है यार, हमें लाहौर की आबादी को रोकना है किसी भी तरह से। और वो ऐसे ही होगा जब हम लाहौर से बाहर निकल कर रिसोर्सेज वहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो होता नज़र नहीं आ रहा।
हर साल आबादी बढ़ेगी, लोग माइग्रेट करके लाहौर आएंगे, ये इशूज़ और बढ़ते जाएंगे। फिर इसकी बात ये है, एक और है, आप सारा दिन माल लोड पे कर लें, एंटी स्क्वाड दोहरा दें, सीएम हाउस के दोहराते रहें, यार स्मोक या ये जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, ये बाउंड्रीज़ की इसको कैद नहीं है, इसको नहीं पता कि मैं इस साइड पे मॉडल टाउन बनता है। परेशान ये हूँ कि हम असल वजह ही कोई वजह बताता है, इवन कि आपके माहिरीन जो हैं वो डिफरेंट वजूहात बता रहे हैं। एक वजह नहीं है ना, अभी एक नुक्ते पे कोई आया ही नहीं है कि ये 3-4 रीजन बुनियादी हैं। हर किसी की अपनी डिबेट है, इस पर रिसर्च ही नहीं, ठीक कह रही है बात, हर किसी की अपनी। आप सोशल मीडिया देख लें, आप मीडिया देख लें, मतलब हर किसी। मैं ये कहता हूँ कि जो 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं, एक उनका है कि जो गाड़ियाँ और जो स्मोक धुआं निकलता है, एक ये है आपकी उसके बाद जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये 2-3 सेगमेंट्स आपके बड़े हैं ना, और ये मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि आप पिछले साल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, कोई है प्लान आया जिसमें हमारे पास कम से कम ये हो कि यार हमने स्मोक के दिनों में यार हम किसी तरह से शहर में आने वाली जो लाखों गाड़ियां हैं उनको हज़ारों तक ले आए, यार हम 2 दिन के लिए ही किसी तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर लें, कोई प्लान नहीं हमारा। फिर ये है, जितनी आपको स्मोक और एंटी भाग दौड़ यहाँ पे नज़र आती है इन 5-6 सड़कों में, आप जाएँ ना रायबंड, आप जाएँ ना मांगा मंडी, शादरे, अब कुछ नज़र आता है? कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही कह रहा था ना कि स्मोक जो है या एयर पोल्यूशन जो है, ये बेचारी वो नहीं देखती कि ये मॉडल टाउन तहसील की बाउंड्री है या ये सीएम जाती उमरा की बाउंड्री है, वो ट्रैवल करती है। आप लाहौर को आप बेहतर तब कर सकते हैं जब आपके लाहौर का जो आउटस्कर्ट है ना उसको आप बेहतर करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होना। ये स्मोक के दिनों में ना वर्क फ्रॉम होम कर दे। हंस रहा है भाई, तेरे बात से मुझे आइडिया आया ज़हन में कि ये जो लोग दफातर में जाते हैं जिनके बगैर नहीं मुझे आप अगर आप 50% भी वर्क फ्रॉम होम करा दें तो कितनी गाड़ियां बचेंगी? चले मैं बताएं, आप कर रही हैं, आप कह रहे हैं आजकल भाभी की छुट्टियां चल रही हैं, तो मुझे भी ये कह दें कि आप वो वर्क फ्रॉम होम पे है। हाँ, आप भी वर्क फ्रॉम होम। मैं तो कह रहा हूँ आमना को भी कर दें वर्क फ्रॉम होम, अगर स्कूलों में भी हो जाता है। जितनी गाड़ियां सुबह में छोड़ने जाता हूँ ना, वो कुछ परसेंटेज जो ये सजेशन दे रहा है उसमें ये आज बाकी वकास नहीं 50% आपकी गाड़ियां कम हो जाएंगी वर्क फ्रॉम होम से, याद रखिए। आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। सीएम साहिबा यहाँ पिंडी स्टॉप हमारे दफ्तर के करीब ही इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा जी, चाहूँगी कि हम यही खबर जो है वो डिस्कस करें, तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर फुटेज चला दें। पिंडी स्टॉप का ये इलाका, सफाई सुथराई, रास्ते क्लियर, दुकानें बंद, और राव साहब कह रहे हैं कि मतलब सीएम साहिबा की आमद के पेश नज़र ये इंतजाम। कोई भी सीएम हो अगर वो कहीं जाता है तो इस तरह के इंतजाम, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, वो जो टेल एंडर्स हैं, जिसको क्या कहते हैं उनको, वो जो बादशाह की टेल उठाने वाले लोग होते हैं, वो इसी तरह के काम करते हैं। और ये होता है, दुकानें बंद करते हैं सिक्योरिटी रीज़न का कहकर, सफाई सुथराई करा देते हैं पहले से। मुझे बाकायदा प्लान लगता है, ये कल प्लान हुआ होगा, बात है कल प्लान हुआ होगा आज, क्योंकि वहाँ वो नक्शे लगा के बैठे हुए थे ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्टिक के साथ वो ब्रीफिंग देने के लिए। तो इसका मतलब ये कल प्लान हुआ होगा। तो ये कोई भी सीएम हो या पीएम हो या कोई और हो, सफाई सुथराई तो फिर हो जाती है। ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सीएम ने जहाँ जाना हो ये इंतजाम किया जाता है। जहाँ किसी भी सीएम हो, वो किसी कोई भी सीएम हो, कोई भी सीएम हो, इसने अगर जाना होगा तो रास्ते क्लियर कराए जाएंगे, ट्रैफिक को इसी तरह रोका जाएगा, ट्रैफिक रोका जाएगा। इसी तरह से सारे सीएम्स के लिए ये होता है। ये तो प्रोटोकॉल का उनके हिस्सा है। मैंने कहा ये टेल चेकर जो है वो उनका ये काम ही यही है। तो ये तो कल से प्लान हुआ होगा। मैं तो खुशनसीब है वो टिकटॉकर सोबिया, जिनको अभी तक कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते थे, लेकिन अब उनको पूरा पाकिस्तान जानेगा कि चली गया। उनका जो नया टिकटॉक होएगा वो अच्छा बिक जाएगा, वो अच्छा वायरल हो जाएगा। सही कहा आपने, सही कह रहे हैं। अच्छा, जब नाम सुना तो हम भी सर्च कर रहे थे, ब्राउज कर रहे थे, यार ये कौन है सोबिया ना। मेरी खबर के दौरान टिकटॉकर सोबिया को मैं तो कहता हूँ सिर्फ मरियम साहिबा उनसे एक दरख्वास्त कर लेते हैं, क्या इसके बाद जितने भी विजिट्स हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हैं, वो आपने शहर के जो पसमानदा इलाके हैं ना वहाँ पे जाके करने हैं इसी बहाने। क्योंकि जिस तरह से आप सरप्राइज भी थी और एक्साइटेड भी थे कि मरियम साहिबा पिंडी स्टॉप आ गई हैं, तो पिंडी स्टॉप मुस्लिम लीग नून का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे है। रिक्शे भी होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप वो एक्साइटेड भी होंगे, बड़ी सफाई सुथराई हो गई है।
तो मैं कहता हूँ अगर मरियम साहिबा शहर के कुछ 100 एरिया मार्क कर लें, एक एरिया चले जाए सब्जाजार इसके घर के पास, अन्ना के घर के पास ही चले जाए, लियाकत कैबिनेट चौक मीटिंग अगर वहाँ रखवा वहाँ दें, रख दें लियाकत आमिर भाई चौक ने तो में। एक दिन नाले दुआ के भी ऊपर कर दी थी, अल्लाह कैबिनेट ताला मीटिंग CM को रखवा गाली दें। वहाँ दे दे। हाँ मैं कहता हूँ कि जो जिस हवाले से काम हो ना, लेट्स सपोज अगर सीवरेज का जैसे भी मास्टर प्लान चल रहा है लाहौर को रेनोवेट करने का, तो जिससे रेलिवेंट काम है जो शहर का बदतरीन एरिया है ना, वहाँ पे जाके ये फैसले मैं करने कहती शुरू हूँ कर हमारे दें। इलाके में जो साल से काम नहीं होता ना, ऐसा कोई सरप्राइज विजिट वहाँ पे कितने हो जाए साल ना। हो गया वो रोड बने मैं वही हुए? कह रही हूँ साल से नहीं हुआ। लियाकत चौक वाला जो रोड है जो स्कीम मोड़ की तरफ जाता है, उस रोड को बने हुए मुझे बताइए ऐसा ही कोई सरप्राइज विजिट 4 हो से जाए 5 ना। साल हो गए, कोई सरप्राइज नहीं। जहाँ से ये रोज गुजरती हैं, ये पाइन एवेन्यू में सारी बिल्डिंगें गिरा दी, पहले बनाई एलडीए ने, अब गिरा दी क्योंकि सीएम ने गुजरना होता है। फिर आगे वो जो चौक आ जाता है, उसको पता नहीं क्या उस चौक का कोई नाम है, अड्डा प्लॉट कहते हैं अड्डा उसको। प्लॉट। वहाँ पे सारी आपने बिल्डिंगें गिराई नहीं, हाँ जी। क्योंकि सीएम ने गुजरना होता है। तो ये सीएम के ये तो शुक्र करें दुकानें गिराई नहीं हुई थी, बंद कराई थी, नो गो एरिया गिराई और नहीं थी। इवन लोगों को भी घरों से बाहर अब निकलने की आप इजाजत नहीं। ये इस तरह इस तजवीज़ अच्छी है कि जहाँ जहाँ पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर जाएं, और वहाँ पे अभी सब पहला तो लियाकत चौक में ही रख लें कैबिनेट मीटिंग अपनी, ये तो सब्जाजार लियाकत चौक हाँ में, जी, ये मसला हल हो जाए, बिल्कुल सही है। वहाँ कितने रखें। लोगों की सुनी और जाएगी। फिर जब भी स्मोक बहुत सीरियस इशू है ना, अगली स्मोक की जो मीटिंग्स है ना, वो जायजा इजलास हों, वो प्लानिंग के हों, वो आप करें शादरा, दूसरा आप करें नहीं, बंद विकास रोड से पे। सियाद नहीं, वो इधर भी सबसे अगर ज्यादा CM डिफेंस साहिबा में आई है। हैं तो इधर भी बड़ी स्मॉक नहीं थी। सबसे ज्यादा नहीं, डिफेंस में है, ये मतलब लिखा ये हुआ है, है किसी बहाने सबसे ज्यादा डिफेंस में है, वहाँ रख लें। ये मुझे तो सीएम कोई ने आज इतराज देखी तो नहीं। होगी स्मोक, शायद उनकी गाड़ी से नजर आ रही होगी, काले शीशे वाली गाड़ी से आती है नजर। मुझे नहीं पता, सामने वाला शीशा तो काला नहीं होगा, खैर वो बिल्कुल। तो फ्रंट सीट पे बैठती हैं, सामने वाला शीशे से सब नजर लेकिन आ रहा है। फर्क देखें, दो फायदे हुए। मैं कहता हूँ कि चले गरीब को कुछ तो मिला है ना। हाँ। एक तो बेचारी साहब वो इलाका मकीन खुश हो सोबिया का, एक तो लोगों को एंटरटेनमेंट हो गई कि उन्होंने सीएम साहब वहाँ पे आई हैं, और जिसको हमेशा बंदा टीवी पे देखता है वो सामने नज़र आ गई एक चीज़। फिर सोबिया मुनीर का अकाउंट ऐसे ग्रो करेगा, उसकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर तीसरी बात है कि इसी बहाने उस गली मोहल्ले की सफाई हो गई। ठीक है, उस गली मोहल्ले की सफाई नहीं हुई है, नहीं, फिर और उसको जो- रोड से स्टार्ट हुए, जो बड़ा इन्होंने फायदा सारा उसको होगा, आसपास- चलिए अपना घर भी मिल जाएगा। वो चले वो उसके तो लिए कैश जो- है ही था, बाकी भी कितने फायदे नहीं जो अब उस इसमें लोकेलिटी कैश मिलता है मेरे ख्याल। हाँ जी कैश बिल्कुल। है। नाम भी तो बन गया सोबिया मैं का। आमिर चलिए, भाई से ये वक्त कहना कम चाह है। रहा था कि अगर मैं भी अप्लाई करूं और मेरा भी पूरा निकल आए तो मरियम साहब आएंगी। जी भी, अगर आप टिकटॉकर हुए ये तो मशहूर अपनी तो आ अपनी जाएंगी। किस्मत की अच्छा, बात है। टिकटॉकर वरना- नहीं, अगर आप टिकटॉकर हुए अपनी मशहूर अपनी तो आ किस्मत जाएंगी। की चले बात आज के है। बाद मेरा नाम टिकटॉकर ख्वाहिशात का है। इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बढ़ते हुए ज़हनी अमराज के हवाले से। बढ़ते हुए ज़हनी अमराज पे तो बात करेंगे, इसका इलाज क्या है, इसके लिए एहतियात क्या करनी है। साथ ही साथ बात इस पर भी होगी कि फाउंटेन हाउस में जो मरीज़ जो हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उनका इलाज का क्या प्रोसेस होता है, उनकी कैटेगरीज़ क्या होती हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, MS फाउंटेन हाउस हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमने बात की जड़ की तरफ आना है ना, ये जो ज़हनी अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली फाउंटेन हाउस में तो जो लोग आते हैं वो तो उसकी शिद्दत पे आते हैं ना, ये ज़हनी अमराज बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है, उसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे, सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़हनी अमराज पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और बढ़ भी रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले भी और अब भी दोनों वक्तों में हम इन अमराज के बारे में बात नहीं करते। तो जब आप किसी भी इशू के बारे में बात नहीं करते तो वो बढ़ जाते हैं और उसका सलूशन भी नहीं निकलता। तो हम बात करने लगेंगे तो सलूशन निकलने लगेगा। तो ये जो आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं और बेसिकली मीडिया के थ्रू जब इस पे बात होगी तो लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे और उसका हल भी निकलता है। साथ साथ जो इस वक्त ग्लोबली तौर पे दुनिया में जिस तरह से तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं और एक पिछले 5-10 साल में मीडिया की वजह से जो चेंजेस आई हैं उसका भी इम्पैक्ट जो है ना वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आया है। फिर एकदम से जो हम मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गए हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड है।
और मैं जो बुनियादी इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह भी समझता हूँ वो ये है कि वो जो न्यूक्लियर फैमिली और अकेले रहने का कॉन्सेप्ट के जो शुरू हो गया है, इसने भी जो है वो माशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आए, क्योंकि घर जो है वो एक यूनिट होता है और वो घर में के जो सारी इकाइयाँ हैं उनकी ही अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और जब उन इकाइयों को आप तोड़ देते हैं तो फिर वो बिखर जाते हैं, तो फिर आप फेस भी जो है वो उन सारे मसाइल को अकेले करते हैं, जी बिल्कुल। तो फिर वो बढ़ के निकलती हैं। अदरवाइज़ तो हम शेयर कर लेते थे ना, खुशी को शेयर कर लेते थे, गमी को शेयर कर लेते थे। अब खुशी और गमी शेयर करने के लिए भी लोग हमें ढूंढने पड़ते हैं। जी। ये खुद हमारा जिसे कहते हैं अलमिया भी है, और हमने इसको खुद भी सिलेक्ट किया है नो डाउट कि हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी प्राइवेसी में कोई बात ना करे। मैं आप कौन है जो मेरी ज़िंदगी बात करें। आप छोटे से बच्चे से लेके और बुज़ुर्गों तक देख लें, वो कहेंगे जी आप हमारे पर्सनल मैटर में बात ना करें। पहले घरों में जो है वो, और एक मोहल्ले वाला भी जो होता था वो आपका रिश्तेदार होता था, आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार होते थे, इवन घरों के दरवाजे खुले होते थे, हम अपनी खुशी गमी शेयर करते थे। अच्छा, दो और मसाइल शुरू हुए। एक तो हमने ना घर के बुज़ुर्गों को आइसोलेट कर दिया और उनको कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, हम अक्ल कुल हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा गैजेट है कि जिसमें सब कुछ है और हम समझते हैं। नतीजा ये हुआ कि वो जो कंधा था ना जिस पे सर रख के हम रो लेते थे, बात कर लेते थे, वो चला गया। फिर हमने बुज़ुर्गों को भी ऑब्सोलीट कर दिया, जिनको सो कॉल्ड, जो अब तो खैर ये जो जाली टाइप के पीर और इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन पहले बुज़ुर्ग होते थे कि जिनके पास लोग जाते थे, शेयर करते थे। मैं एक बहुत खूबसूरत सी बात जानता हूँ हमारे इस माशरे में, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में, अगर आप उनके चर्चों में जाएं तो वो बहुत सारे चर्चों में वो एक बॉक्स होता है कि जिसमें एक साहब खड़े होते हैं और आप उस बॉक्स के दूसरी तरफ खड़े होकर बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। तो वो जो छोटी सी डिप्रेशन, एंजाइटी, तकलीफ़ वो शेयर हो जाती थी, तो वो मसले का हल था। आप बताएं आप कहाँ जा सकती हैं कि जहाँ जाके आप कोई बात करें कि जी मुझे ये मसला है, मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे बच्चे मुझे इस तरह कर रहे हैं, कोई जगह नहीं रह गई। तो ये भी जहनी बीमारियाँ बढ़ने की वजूहात बन गई। अच्छा, आगे अगर आप चलें तो मैं आपको बात बताऊँ कि दुनिया की हर बीमारी के बारे में हम बात करते हैं। अगर जब हम एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं सुबह उठ के, जैसे आप आज ऑफिस आई होंगी, आपने खैरियत पूछी होगी, तो खैरियत पूछने का मकसद आपका फ़िज़िकल इलनेस के बारे में होगा, जिस्मानी बीमारी के बारे में, कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, आपको बुखार तो नहीं है, आपके जिस्म में दर्द तो नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो एक दूसरे से जो करना चाहिए वो है कि आपकी ज़हनी सेहत कैसी है। उस पर इशू ये आ जाता है ना, जब किसी की ज़हनी सेहत के बारे में पूछो तो लोग कहते हैं अच्छा ये पागल है जो इसके बारे में ऐसे पूछो। तो ये वो माशरा है, ये वो माशरा है कि जहाँ पे जहनी बीमारी नहीं बढ़ेगी तो कौन सी बीमारी बढ़ेगी। जब हम बात ही नहीं करते तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप देखें ना जो बाकी मुल्क हैं, यूरोप वगैरह और अमेरिका वगैरह, उन्होंने तरक्की क्यों की? क्या वो वहाँ के इंसान हमसे अलग इंसान है क्या? क्या उनके आँखों का कलर या उनके नाक का साइज़ बड़ा है हमसे? कोई ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ लिया। और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए लाइनें लगती हैं, 6-6 महीने के बाद बारी आती है। यहाँ आप नाम नहीं ले सकते कि खुदा ना खास्ता आप घर में कह दें, और ख़ास तौर पे हमारी फ़ीमेल जेंडर्स, जो लड़कियाँ, बहनें, बेटियाँ, माएँ कह दें कि मुझे डिप्रेशन है, कहते पागल हो, बताना भी ना किसी को। अगर शादी नहीं हुई तो शादी रुक जाएगी, अगर हो गई है तो कह देगा बस ससुराल वाले जान को आ जाएंगे, पागल दे दी हमें। अब आप बताएं ये कैसी ख़तरनाक बात है। बिल्कुल सही। और आपका बेटा अगर खुदा ना खास्ता पहले ही मरीज़ था, पहले ही कामचोर था, पहले ही नशा करता था, लेकिन जैसे ही वो बेटी घर आती है यदि इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये है वो माशरा। तो जब हम इन चीज़ों को देखें, WHO, WPA, वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन ये कहती है कि हर 4 में से एक आदमी, यानी 25% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया में साइकेट्री के अमराज में कहीं ना कहीं जूझते हैं अपनी ज़िंदगी किसी न किसी हिस्से में। और भाई 4 में से एक आदमी, तो कितनी ख़तरनाक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के ले लें तो तकरीबन 6.5 करोड़ लोग, तो हर 4 में से एवरेज घर में तो 7-8 लोग रहते ही रहते हैं ना, उनमें से 2 हम बात नहीं करते। और जब बात नहीं करते तो जिस कमरे में हम रह रहे हैं उस कमरे में प्रॉब्लम होती है। वालिदैन की मौजूदगी में माँ बाप, बहन भाइयों के रिश्ते ख़राब होते हैं, और वालिदैन के बाद ससुराल चले जाते हैं तो वहाँ शौहर और मियाँ बीवी, क्योंकि हम बात नहीं करते। साइकेट्री के अमराज की वजूहात एक ये भी है। दूसरा,
जिस तरह खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में किसी को टीबी हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, हार्ट का मसला हो जाए, मशवरे लेते हैं, बताते हैं जी वो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ मैंने इलाज कराया था। इस बारे में आप कहेंगे जी बाबे के पास जाओ, तुम्हें तो नज़र लग गई है, हैं? तुम्हारी फुप्पो नहीं चाहती कि इसको तरक्की हो, तुम्हारी शादी में बंदिश जो है ना वो खाला की वजह से है, तुम्हारा बॉस जो है ना वो इस वजह से तुम्हें तरक्की नहीं देता, मतलब उसने बंदिश कराई हुई है, तावीज़ हुआ हुआ है। जिन तो हमारे पास हर उस शख्स पे जिन आता है कि जिस पे उस लड़की पे भी जिन आता है जिसको मोहल्ले के लड़का भी नहीं देखता, उस पर भी जिन आ जाता है। कितना मतलब अजीब सा माशरा है कि जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेचारा ड्यूटी भी नहीं कर रहा और वो हमारे जैसे लोगों पे आ रहा है। मतलब अब आप देखें 1450 साल पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए और आप सबके लिए रोल मॉडल जिन चीज़ों को बना कर करके गए, आज भी हम उसी को बात करते हैं। वही तोहमात परस्ती है, जिसका नतीजा ये है कि ये घर घर की कहानी है। और घर घर की कहानी में आप सोचिए कि किसी घर में अगर एवरेज 8 लोग हैं, उनमें 2 मरीज़ हैं। जब मरीज़ तो मैं आपने जैसे फाउंटेन हाउस के बारे में कहा कि जी वहाँ तो ऐसे पेशेंट आते हैं, वहाँ ऐसे पेशेंट नहीं आते। ये वही पेशेंट जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा, ये हमारे घरों में रहते हैं। भाई कौन है ये? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, तो वही लोग आते हैं ना। और कौन आता है? वही बीमार होते हैं। क्योंकि मुझे तो एक बात का पता है कि दिमाग की बीमारी तो सिर्फ उसको हो सकती है जिसके पास दिमाग है। तो डिसाइड कर लें कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम सब लोग कि दिमाग की, देखें ना, आंखों की बीमारी उसी को होती है, नाक की बीमारी उसी को होती है। और नाक हो तो आंखों दिमाग की बीमारी तो उसी की होगी जिसके पास दिमाग है। और लेकिन हम इस बीमारी पे बात नहीं करते। नतीजतन क्या है कि जब बीमारी जब फुल ब्लोन पोजीशन पे आती है तो जब पता चलता है, जब बच्चा नशा करने लगता है, और मोहल्ले वाले बताते हैं जब पता चलता है, जब बच्चा ADHD का, ऑटिज़म का शिकार होता है और लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे में कोई दूसरा मसला है, तो जब समझ में आती है। जब तक समझ में नहीं आती, जब वो बड़ा हो चुका होता है, जब बेटी को तकरीबन तलाक हो रही होती है, उसके बाद पता चलता है। जब एंजाइटी डिप्रेशन खुदकुशी तक लेके जाती है, जब पता चलता है। तो भाई इस सबको पहले से बंद मान लेना। एक तो नफसियाती और जिस्मानी बीमारियां ज़्यादातर वो होती हैं कि जिसमें जीन्स का भी किरदार है, अच्छा, इनहेरिटेंस का किरदार है। ख़ास तौर पे जहनी बीमारियों में इनहेरिटेंस का बहुत किरदार है। अच्छा, हम इनहेरिटेंस अपनी इसको समझते हैं, ख़ानदानी बीमारी को इस तरह समझते हैं कि जो हमारे अब्बा को तो कुछ नहीं था, हमारी अम्मा को भी कुछ नहीं था, भाई हमें क्यों, हमारी बेटी को क्यों हो गया या हमें क्यों हो गया। बात यह है कि अम्मी अब्बू से तो उसका ताल्लुक़ है ही है, लेकिन ये अम्मी अब्बू का भी ताल्लुक़ उससे है और उनके अम्मी अब्बू का भी ताल्लुक़ उससे है। तो जीन्स का मतलब तो आज से हज़ारों साल पहले आपकी जीन्स है। तो वो बीमारियां आती हैं। फिर उन बीमारियों में को मैं समझता हूँ कि एक बीज की तरह से हैं जो हमारे जिस्मों में मौजूद हैं, और उस बीज को पानी, खाद और हवा जो है जब मिलेगी तो वो दरख्त बन जाता है। तो ये पानी, खाद और दरख्त जो है ना, जो हवा है, ये हमारे माशरे की वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो उसको बढ़ाती हैं। नतीजा क्या होता है कि नतीजा ये होता है कि वो बीमारी फिर फुल ब्लोन हो जाती है। और फिर एक तरफ तो हम जब उस पर बात नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, तो नतीजा तीन जो है ना वो एक डिज़ास्टर है। और जिसके घर में खुदा न खासा कोई साइकेट्री का मरीज़ है, उसी को अंदाज़ा है कि ये क्या हो रहा है। इसी वजह से माशरे में जो है ना वो आप देखें तशद्दुद कितना बढ़ता जा रहा है। अदम बर्दाश्त का एक माहौल है हमारे पूरे माशरे में, और इसके साथ साथ जो है वो अच्छे बुरे की तमीज़ हमको ख़त्म होती जा रही है। हमारे नॉर्म्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। क्या ये मुल्क इसलिए बनाया गया था कि हम अपनी 10 लाख बहन भाइयों की जो हमने जाने दे के ये मुल्क आज़ाद करा था कि हम यहाँ पे रोडों पे साइलेंसर मोटरसाइकिलें निकाल के चलाएं? और तो ये माशरा डिटोरिएट हो रहा है। नशे के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, जो यंग एडल्ट्स की सबसे बड़ी बीमारी है और ये पूरे मुल्क को तबाह करने की बहुत बड़ी एक वजह है। डिप्रेशन कहते हैं कि जो आम सी बात है कि डिप्रेशन कौन सी बीमारी है, जिसको होता है उसको पता होता है, और अल्टीमेटली आपको पता है कि डिप्रेशन का नतीजा जो है वो ख़ुदकुशी की सूरत में जाता है। थोड़ी सी दवा, थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा एहसास बहुत सारे घरों को बचा सकता है। लेकिन ये कौन समझे, कौन बताए। 2 जगह हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके टीवी प्रोग्राम से, 2 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इस मौजू पे बात करनी चाहिए। एक है मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा कराम को चाहिए कि वो अपना हिस्सा डालें। हमारी मसाजिद में जुमे और के खुतबात जुमे के 5 वक्त की नमाज़ों के साथ साथ आपकी बात लोग सुनते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं उनसे बात करें। दूसरे नंबर पर जो असातिज़ा कराम है, फ्रॉम मैट्रिक टू PhD, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्राइमरी स्कूल से बात करनी चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़ वहाँ पे। और
बच्चे जो है ना वो ख़ास तौर पे, मैं बच्चों के लिए हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जो है ना वो कानों से नहीं आँखों से सीखते हैं। तो जो आप चाहते हैं अपनी कौम को, जो आप चाहते हैं अपनी नस्ल को बनाने के लिए, वो खुद करना शुरू करके करते हैं। दिखाएं, बिल्कुल सही। कैसा ज़बरदस्त माशरा है कि जहाँ पे शराब तो हराम है, क्या झूठ हलाल है? ये क्वेश्चन अपने आप से करके देखें बिल्कुल कि सही सारी है। कौम जो Agree। है वो किस काम पे लगी हुई है। तो कहने की बात है, ये कौन हमारे बच्चों को बताएगा? कौन जो है ना वो हमारी कौम को बताएगा? बड़ों को बड़ा बनना है, छोटों को छोटा बनना है, सलाम के कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, सलामती देने की बात करनी है। सलामती देंगे, आप एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। आप देखें यूरोप वगैरह में हर शख्स एक दूसरे को ग्रीट करता है, आपके लिए दुआ करता है। हमारे पास तो एक इसका सवाब भी रख दिया गया। अल्लाह ताला को पता था कि हम एक लालची सी चीज़ उन्होंने बनाई है। हर चीज़ में कहते हैं कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो वो कहते हैं कि जब आप सलाम करेंगे तो आपको 10 सवाब इस तरह मिलेंगे, ये होगा। लेकिन उसके बदले में जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव के असर आते हैं। और आप ये देखें कि पहले मैं अपने माशरे में देखता था कि लोग एक दूसरे को बड़ी इज़्ज़त से सलाम करते थे। बुज़ुर्ग को घरों के बाहर गुजरते हुए कुरान की आवाज़ आती थी चलते हुए सुबह, और एक दूसरे का मसाइल में वो आगे बढ़ के शामिल होते थे। अब तो आइसोलेटेड ज़िंदगी है, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि माइग्रेशन बढ़ रही है गाँव से शहर की तरफ। तो वो गाँव के अंदर भी मामला डिफरेंट हो गए हैं, शहरों में मामला, ये वो साइकेट्री के अमराज हैं। अच्छा, जो 2-3 मैं बातें हमेशा कहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ बार बार इसको, कि देखिए जहनी बीमारियों से बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये ना कि जीन्स में वो आ गया, अब मजबूरी है, हम उसको हालात लिमिटेड तो कर हालात वो ऐसे हो गए, जॉब ऐसी है, स्ट्रेस है, शादी ऐसी है, स्ट्रेस है, नहीं हो रही है, स्ट्रेस है, बच्चे हैं तो स्ट्रेस है, बच्चे नहीं हो रहे तो स्ट्रेस है, बेटा हो गया है तो स्ट्रेस है, बेटा नहीं हुआ तो स्ट्रेस है। ये सारी कहानियाँ हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने आप को पुरसून रखने के लिए? एक तो अपनी नींद को ठीक रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपकी नींद अच्छी है और तो आपकी डाइट भी अच्छी होगी, और आपकी नींद और डाइट अगर अच्छी है तो आपका नेक्स्ट डे जो है ना वो अच्छा गुजरेगा। तो एक तो जहनी बीमारी, और अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत सा एक हार्मोन जिसको मेलेटोनिन कहा है, वो निकलता है रात के इशा की नमाज के बाद और फजर से पहले यहाँ से। तो वो उसको इंजॉय करें, अदरवाइज़ आपको बाहर से नींद की गोली लेनी पड़ेगी जो लग जाएगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये है कि नींद और अपनी डाइट को पूरा करें। दूसरे नंबर पे आपको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक इंसान, एक मुसलमान जो है ना, उसकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उसका दिल जो है ना चिड़िया की तरह से होता है, वो जल्दी से माफ़ कर देता है, जल्दी से माफ़ी मांग लेता है। तो ये कहना आसान है कि माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। तो जो लोग माफ़ करके सोते हैं तो और माफ़ी मांग के सोते हैं तो वो हार्ट अटैक से और जहनी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आज से करना शुरू कर दें। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें कैंसर के 2 डिपार्टमेंट्स को कंपेयर किया गया था कि कौन जल्दी ठीक हो रहा है और कौन जल्दी ठीक नहीं हो रहा। तो जो जल्दी ठीक हो रहा था तो उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं, दवाएं तो हम दोनों को सेम दे रहे हैं कि जब आप जल्दी ठीक होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी हम माफ़ करके सोते हैं। तो माफ़ी मांगने का जो है वो, चाहे वो अपने आप को माफ़ करें चाहे दूसरों को माफ़ करें, तो ये माफ़ी मांगने का कॉन्सेप्ट उसको शुरू कर दें। दूसरा, जो लोग शुक्रगुजार हैं, जितने भी हालात हैं उन शुक्रगुजारी में जैसे वो हैं, अगर वो शुक्रगुजार हैं तो वो भी उनको जहनी बीमारियां कम होती हैं। और शुक्रगुजारी जो है ना वो एक बड़ी खूबसूरत सी टर्म है कि इसमें कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी हम ये समझते हैं कि नमाज रोज़ा जो हम करते हैं, ज़कात देते हैं, ये शुक्रगुजारी, ये तो वो ड्यूटी है जो आपको करनी है, बीइंग इंसान और बीइंग मुसलमान। शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दो, मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे हाथ रखो, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे मेरा ख्याल करो। तो ये काम करना शुरू कर दें तो आपको जहनी बीमारियाँ, मैंने ये देखा है कि जो लोग चैरिटेबल का काम करते हैं, और जो लोग अभी रिसेंट पास में इंडिया का एक बहुत अमीर आदमी रतन टाटा साहब दुनिया से चले गए, उनकी ज़िंदगी का जो समरी है उसमें यही कहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय उन्होंने किया वो माजूर बच्चों के साथ काम करके किया, उनको व्हील चेयर्स दे के किया, जबकि वो दुनिया के बड़े अमीर आदमी थे। लेकिन उससे पहले हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मैं समझता हूँ वो करना ये चाहिए कि वो आप टाइम दें। और टाइम आप किसको देंगे? जो घर में रहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन को टाइम दें, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बहन भाइयों को टाइम दें, बीवी हैं तो शौहर को टाइम दें, शौहर है तो बीवी को टाइम दें। अदरवाइज़ ये दरारें अगर बन जाएंगी तो फिर जहनी बीमारियाँ घर पैदा होंगी, और ये वक्त फिर आता नहीं है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई आप किसी को दे सकते हैं
तो वो पैसा नहीं है, वो है आपका वक्त। क्योंकि जो वक्त आज सुबह मैंने जो नाश्ता किया है वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो वक्त देना शुरू कर दें, वक्त की इम्पोर्टेंस, और जिनको आप वक्त दे रहे हैं उनको भी समझाएं कि भाई तुमको मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे रहा हूँ। तो वो अब देने शुरू करेंगे, शेयर करना शुरू करेंगे, माफ़ कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, शुक्रगुज़ार हो जाएंगे अल्लाह, अल्लाह के रसूल के, अपने वालदैन के, अपने रूहानी वालदैन के, जो टीचर्स, जो कोई भी ज़िंदगी के हिस्से में, और अपने बहन भाइयों के, अपने मुल्क के। तो फिर आप देखिए ये माशरा जो है ना वो खूबसूरत हो जाएगा। जहाँ हम नाशुक्रे होते हैं कि हमें क्या दिया, क्या हुआ, माँ बाप ने क्या किया। मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक में जो है वो 2 किस्म के लोगों का जिक्र किया गया, और कि दुनिया में जो है वो 2 किस्म के लोग रहते हैं। उसमें यह था कि 98% लोग जो है ना वो बतखों जैसे होते हैं, जो हर वक्त कंप्लेंट्स करते रहते हैं, क्वेक 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 क्वेक। बतखों की आवाज़ सुनिए ना आप। जी बिल्कुल। आज गर्मी है, आज सर्दी है, अब्बा ठीक नहीं है, अम्मा ठीक नहीं है, ऑफिस ठीक नहीं है, सोफ़ा ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं। आप जब उनसे बात करेंगे वो आपको नेगेटिव बात करेंगे। लेकिन 2% लोग इन्हीं में से निकलते हैं और अचानक तरक्की के रास्ते पर चले जाते हैं। वो दे आर द ईगल्स। तू शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। और फिर लोग कहना शुरू करते हैं देखो सिफारशी है, बॉस का चमचागिरी किया था तो इसको तरक्की दे दी गई है, या इसके अब्बा ने जो है वो सिफारिश करके इसके पास करा दिया। तुम्हें तो पता ही कोई नहीं है कि इसकी तो मंगनी टूट गई है, अगर पोजीशन आ गई तो क्या हो गया। तो ये हमारा माशरा। लेकिन जो ईगल जो हैं वो अपना काम टारगेट रखते हैं और वो इस तरह से अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं। तो ईगल बनना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जितनी बड़ी कुर्बानियों से बना, और हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा जिसमें अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई चीज़ें मौजूद हैं, तो उस पर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा, जब भी हम कोई बात करते हैं चाहे वो अच्छी है बुरी है, तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? किस पे पड़ता है? अपने आप। बिल्कुल। तो किसी को गाली देते हुए सोच लें, किसी को बुरा कहते हुए सोच लें, कि जब आप ये सोचते भी हैं तो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप किसी से हसद करते हैं बैठे हुए भी, तो उसका असर आपके दिमाग और दिल पे पड़ता है। और जब आप झूठ बोलते हैं तो उसका भी असर आपके दिमाग पर। बिल्कुल, ये हमारी सोच, हमारे तख़य्युलात, हमारी बातें, हमारा लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा हमारे अपने ऊपर जो है वो असर छोड़ रहा होता है। अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को मोहब्बत दें, मोहब्बत बांटें, वो चीज़ें पलट कर आपकी तरफ आएंगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और यही एक बड़ी रीज़न है जिससे हम ज़हनी अमराज में भी कमी लेकर आ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी वर्ल्ड नट्स डे। नट्स की इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों में, बड़ों में इसकी अफादियत, और वैसे अब तो सीज़न भी आ गया ना। हम नॉर्मली कहते हैं अच्छा जी ये किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता ये गर्मियों में नहीं खाने हैं, गर्म होते हैं। खैर ये तो एक अलहदा से डिस्कशन है ना। लेकिन चलें, अब तो सीज़न भी है और डे भी है आज। तो इसकी अफादियत क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितना खाएंगे तो फ़ायदा। क्योंकि यहाँ पर किसी को पता चलता है अच्छा इस चीज़ का फ़ायदा है तो बस धड़ाधड़ ये खाना शुरू कर दे। नहीं जी, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ जो इस्तेमाल करेंगे वो आपको नुकसान भी पहुँचाएगी। बच्चों में इसका इस्तेमाल कैसा है, बड़ों में इसका इस्तेमाल कैसा है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए इस्तेमाल कौन कौन से नट्स का हो सकता है, कौन से नहीं हो सकता। फिर हामिला ख़वातीन के लिए इसका इस्तेमाल कैसा है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात आमना अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले नट्स की अहमियत क्या है? नट्स जो है उनको सुपर फूड्स कहा जाता है, यानी नट्स एक ऐसा फूड आइटम है कि उसमें इतनी सारी बीमारियों का इलाज है, उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। आप देखें कोई भी नट है, चाहे वो बादाम है, अखरोट है, काजू है, हर नट के अपने फ़ायदे हैं। सो अगर मैं फ़ायदे आपको गिनवाने शुरू करूँ वो तो बेशुमार हैं। जैसे कि शुगर के जो मरीज़ आपने अभी जिक्र भी किया, उनके लिए बहुत अच्छी हेल्दी स्नैकिंग है। उनको एक मसला हो रहा होता है ना, शुगर लो हो रही होती है, खाना खा भी लिया तो शुगर लेकिन ड्रॉप हो रही होती है, तो उनके लिए बहुत हेल्दी मंचिंग ऑप्शन है, हेल्दी स्नैक के तौर पे वो ले सकते हैं। इसके अलावा हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हेल्दी ऑयल है, तो हार्ट की जो भी दिल के मरीज़ हैं, दिल की बीमारियाँ, वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। और जो बादाम है ख़ास तौर पे उसके अंदर कैल्शियम इतनी है जितनी दूध में होती है। तो कुछ लोग जो हैं वो दूध दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको गैस हो जाती है इस तरह, तो वो अपनी कैल्शियम जो है वो बादाम से पूरी कर सकते हैं। सही। सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों को नट्स किस तरह देने हैं, कौन कौन से देने हैं, रूटीन में आप किस तरह से बच्चों को नट्स दे सकते हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये बात करेंगे कि कितने देने चाहिए और किस तरह देने, क्योंकि हम सारी जो मदर्स हैं वो उसको बिल्कुल क्रश करके ब्लेंडर में ग्राइंड करके उसको हम किसी कस्टर्ड में मिला के दे देते हैं। तो ये एक तो बिल्कुल गलत तरीका है। जब आप उसको क्रश कर देते हैं या ब्लेंडर में ग्राइंड कर देते हैं तो उसके जो सारे ऑयल्स हैं ना वो ब्लेंडर के साथ चिपक जाते हैं, उसके सारे फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर अगर आपने कस्टर्ड या किसी मीठी चीज़ में ऐड किया तो उसमें क्या होगा कि शुगर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो न्यूट्रिएंट्स उसका फ़ायदा ही नहीं होता। तो एक तो इस तरह क्रश करके ना दें, आप ओवरनाइट सोक करके भिगो के उसका छिलका उतार के वैसे बच्चों को खिलाएं। और इसके अलावा आप किसी दही में आप उसको ऐड करके दे दें, बस क्रश उसको जो है तोड़े ना, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स रहें। और देने कितने, 7 से 11 बादाम एक दिन में आप दे सकते हैं, या 2 से 4 अखरोट जो हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी है इतना। बल्कि इसको आप डेली दें बच्चों को। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं ज़ाहिर उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, पढ़ रहे होते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो उसके लिए नट्स तो बहुत ज़रूरी हैं डेली बेसिस पे। ठीक हो गया। तो बच्चों के लिए इस्तेमाल, बड़ों को कैसे इस्तेमाल करना है? अब आपको पता है सर्दियों में तो हमारे पास हेल्दी स्नैक होता है। हम रात का खाना खाया तो सामने अपने नट्स रखे, पीनट्स रख ली, बादाम वगैरह, और आप खाते के इनसे क्या वेट भी बढ़ता है? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। तो एक तो ये कि ख़ास तौर पे कुछ एहतियात जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा जो ट्रेंड है ना, सर्दियों में सारी पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ जाती है रात को, पूरा किलो 2 किलो मूंगफली या वो लेके हम बैठ जाते हैं और खाते हैं। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उससे वेट भी गेन होगा और मज़ीद आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं, क्योंकि नट्स जो है ना वो बहुत हाई कैलोरी फूड है, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं उससे। तो ज़्यादती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा ये कि 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं नट्स में। एक होती है उसके ऊपर नमक लगा हुआ होता है, जो पैकेट वाले होते हैं, सॉल्टेड, और एक है जो फ्रेश है। तो नमक वाला तो कोई अगर कि हेल्दी इंसान भी है जिसको किसी किस्म का मेडिकल इशू नहीं है, वो भी नमक वाले ना इस्तेमाल करें, आप फ्रेश ही यूज़ करें। इसके अलावा जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए ख़ास एहतियात ये होती है कि बादाम या अखरोट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप एक दिन में लें, दोनों चीज़ें इकट्ठी ना लें। या पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट इस्तेमाल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक नट एक दिन में। ये नहीं कि आप बादाम भी एक दिन में खा रहे हैं, अखरोट भी एक दिन में, सब कुछ। और अगर कोई बहुत शौकीन है जो मिक्स नट्स खाना चाहता है तो 7 घंटे के वक्फे से आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे ये बता दें, हम कहते हैं जी बादाम खाकर या कोई भी अगर आप नट्स में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें गर्म दूध पी लें, तो ये बाकी इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो सही टाइम है और सही तरीका नट्स लेने का है वो है खाली पेट। मतलब जब आपका पेट खाली होता है, आपने कुछ नहीं खाया होता, तो मैक्सिमम आपके जो न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे आप सुबह उठ के, काफ़ी लोग बादाम लेते हैं जो रात को भिगोए होते हैं, तो निहार मुँह बादाम आपने लिए हैं, या खाने जब आपने नाश्ता कर लिया और लंच, मिड डे स्नैक जो है आपका, स्नैक में लें। शाम की चाय लोग पीते हैं, अक्सर 2-3 घंटे हो चुके होते हैं खाना खाए हुए, पेट खाली होता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपका पेट खाली है तो आप अपने एज अ स्नैक इसको लें। सही। तो ये टाइमिंग हो गई। अच्छा जी, मुझे बता दें रात के खाने के बाद जो स्नैक्स लोग लेते हैं, स्नैक्स में सॉरी ये आप क्योंकि सर्दियों में नट्स ले लेते हैं रात को सोने से पहले, ये प्रैक्टिस कैसे? ये प्रैक्टिस सही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये बड़े एनर्जी रिच होते हैं नट्स। तो दिन रात को आपने क्या खा के बस सोना ही है, वो सारी जो एनर्जी इतनी ज़्यादा आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं वो कि कहाँ जाएगी, वो फिर स्टोर होगी ना, वो एक वेट भी गेन होगा। और कुछ लोग कहते हैं ना गर्माइश हो गई, वो गर्माइश नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी का ओवरलोड हो चुका होता है। और उसके बाद आप लेट रहे हैं, अगर तो आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चल फिर रहे हैं, दिन में आप खा रहे हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन रात को खा के फिर सो जाना। क्या ये गर्म भी होते हैं? मुझे लोगों को कहते हैं फेस पे पिंपल्स वगैरह इसकी वजह से निकलते हैं, वो भी हो जाता है? वो देखिए तब होगा अगर आप ज़्यादती करेंगे, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स हैं, इसमें है तो फैट्स, चाहे गुड फैट्स हैं लेकिन फैट्स हैं। तो ये कि गर्माइश वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है, लोग इसीलिए गर्मियों में भी अवॉइड करते हैं, बादाम वगैरह ये चीज़ें नहीं खाते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ है, आप गर्मियों में भी इसको खा सकते हैं, बट यही है कि मॉडरेशन में आप एक मुट्ठी जो है ना वो आप खाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी,
50+ लोगों के लिए कितने मौसर हैं? 50+ लोगों के लिए, क्योंकि 50+ के बाद ही अक्सर हमारी जो शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां वो डायग्नोज होती हैं। सो उसमें यह है कि आपने एहतियात से खाना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो या बादाम या अखरोट, दोनों में से एक चीज़ या कोई भी एक नट एक दिन में खाएं, ज़्यादती ना करें। और हर किसी की मुट्ठी का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है, तो आपकी जो भी मुट्ठी का साइज़ है वो Handful हाँ, आप वो नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कि मुट्ठी का मतलब मुट्ठी बंद हो, ये नहीं कि यहाँ तक रख के आप हाँ, भाई और वो चले। गिर रहे हो सारे, और वो नहीं, आप अपनी मुट्ठी के हिसाब से आप वो ले लें। और 50+ लोगों के तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा हार्ट हेल्दी है, सो उसके लिए बहुत अच्छा है। शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सारी बीमारियों के लिए अच्छा है, तो वो तो लाजमी लें। सही। सो आपकी रिकमेंडेशन ये है कि सॉल्टेड नट्स जो हैं उनका इस्तेमाल ना करें, और इसके साथ साथ अब तो कुछ फ्लेवर भी ऐड कर दिए जाते हैं ना, कैरेमल वाले होते हैं। सो इनको आपने बिल्कुल साइड पर रखना और फ्रेश नट्स लेने हैं, क्योंकि जब आप कैरेमल है या सॉल्टेड है, उसमें क्या है कि शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिया है, और जिस चीज़ में आप ये ऐड करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमें आयरन, कैल्शियम, वो सब चीज़ें चाहिए, तो वो दब जाती हैं, और शुगर, सॉल्ट वही ज़्यादा अंदर जा रहा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। बच्चों को नॉर्मली पेरेंट्स ना दूध में ब्लेंड करके भी दे देते हैं, सो ये प्रैक्टिस ठीक है? ये प्रैक्टिस सही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा अभी बच्चों की जो हम बात कर रहे थे यही बात की थी कि उसको क्रश आपने नहीं करना, उसका कचूमर आपने नहीं बनाना, पाउडर नहीं बनाना। आप वैसे बच्चों को दूध के साथ दे दें, उसका छिलका उतार के आप दूध के साथ वो खा लें उसको, लेकिन उसको पाउडर बना के जो है वो आप देंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स, फैट्स ख़त्म हो जाएंगे उसके। इनको सेफ रखने का क्या तरीक़ेकार होता है? अब कुछ लोग फ्रिज में रख देते हैं, कुछ लोग ड्राई प्लेस पे वैसे रख देते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है अगर आपने इनको रखना है? देखिए, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं। बस एक चीज़ जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि वो कवर्ड हो, खुले ना हो, क्योंकि उसमें देखें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, और हवा में आपके ऑक्सीजन है, तो वो एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो उससे वो आयरन उसकी ख़त्म हो जाती है। तो बस उसकी आयरन मेंटेन करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए आप उसको कवर करके किसी डब्बे में बंद करके, चाहे फ्रिज में रख रहे हैं चाहे बाहर, लेकिन कवर करके रखें। ठीक है। हामिला ख़वातीन के लिए इनकी अहमियत क्या है? हामला ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी, इंजीर जो है वो तो कहते हैं कि आप जो लास्ट आपका ट्राइमेस्टर है डिलीवरी के करीब आप लाजमी खाएं, आपकी डिलीवरी भी उससे स्मूथ होगी, प्लस जो अंदर बेबी है उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो ख़वातीन होती हैं उनमें ना आयरन की कमी हो जाती है अक्सर, जो हामला ख़वातीन है, तो उसके लिए तो ये नट्स बहुत अच्छे हैं, कि इस तरह की जो फिर उनको इंजेक्शंस लग रहे होते हैं आयरन के, या वो टैबलेट्स खानी पड़ी होती, तो बेहतर है वो अपनी नेचुरल इन चीज़ों से, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों से अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही होगा कि कोई भी चीज़ है उसको उसकी ज़्यादती ना करें, उसको मॉडरेशन में ही इस्तेमाल करें, सब कुछ खाएं लेकिन फ़्रेश ऑर्गेनिक खाएं। जो डब्बे वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, उनको आप अवॉइड करें, और अपना लाइफस्टाइल जितना एक्टिव हो सके, क्योंकि आजकल मोबाइल और स्क्रीन्स का ज़माना है, सो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, सो अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें और हेल्दी अच्छी डाइट लें। अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच आना, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 22 अक्टूबर, जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं जी जुनैरा फातिमा वल्द, शेख उमर शहजाद, मोहम्मद आजम जट, मोहम्मद मूसा, मलिक वकास, मोहम्मद तलहा, और 2 दफ़ा लिखा है जी मोहम्मद तलहा, और उसके बाद जी परवीन रियाज, हमज़ा शफ़क़त की सालगिरह है जी। ये हैं जी हमज़ा शफ़क़त सिटी प्रोडक्शन एसोसिएट हैं जी। आप सबको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक वंस अगेन। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। अच्छा जी, सब्जियों की कीमतें हमें बताती हैं जी हमारी रिपोर्टर्स, जो कि मुख्तलिफ मार्केटों में, शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में, और हर रोज़ डिफरेंट जगह होती है। इसका मकसद क्या होता है कि एक तो DC रेट होता है और मुख्तलिफ इलाकों का रेट भी आपको बताना ज़रूरी होता है। तो आज कहाँ पे हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं, फरीहा, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे सब्जियों की कीमतों में इजाफा है और जायद नरखों पे फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदारों की जानिब से जो है वो मनमानी कीमतों पे सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसाला जात के हवाले से। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपये ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपये है, ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसन की सरकारी कीमत 435, ओपन मार्केट में 550 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत 750 रुपये, ओपन मार्केट में 800 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर इसी तरह बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से तो उसमें भी तकरीबन 50 से 60 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है सरकारी रेट के मुताबिक। मेथी की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 95 रुपये, ओपन मार्केट में 123 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गोभी की सरकारी कीमत 110, ओपन मार्केट में 160 में फ़रोख्त हो रही है। अगर बात करें शिमला मिर्च की तो शिमला मिर्च की सरकारी कीमत जो है वो 350 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 450 से 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 105 रुपये, ओपन मार्केट में 130 में फ़रोख्त की जा रही है। शलजम की सरकारी कीमत 120, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त हो रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि चिकन हो या मटन वो पहले ही आम आदमी की पहुँच से खासा दूर था। ऐसे में सब्जियों की बढ़ती कीमतें और जायद नरखों में फ़रोख्त जो है वो आम आदमी को खासा परेशान कर रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि प्रॉपर मार्केट्स में जो है चेक एंड बैलेंस रखें ताकि शहरियों को जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो सब्जियाँ मिल सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो लग रहा था फरीहा की ही अपनी सब्जी की दुकान है, लेकिन वो क्योंकि आपको बताना होता है सब्जियां दिखानी भी होती है। लेकिन ये जो सब्जियां नज़र आ रही थी, आई मस्ट से कि इनकी प्राइस अच्छी खासी ज़्यादा होगी क्योंकि फ़्रेश अच्छी सब्ज़ी है। अगर वो आपने ख़रीदनी है तो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया वाला रेट बिल्कुल नहीं होता। कभी किसी स्टोर में जाइए और वहाँ जो डीसी काउंटर होता है वहाँ की सब्ज़ियाँ देखें, अच्छी खासी पुरानी और मुरझाई हुई सब्ज़ियाँ होती हैं क्योंकि वहाँ से कोई ख़रीदता नहीं, तो वो वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं क्योंकि वो आपको डीसी रेट पे यानी कम कीमत पर मिल रही होती हैं। अच्छी सब्ज़ी ख़रीदने के लिए अच्छे पैसे देना पड़ते हैं। सो ये कलमियाँ हैं। हमें जाने जी प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ। अपनी तजावीज़ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।